क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यूक्रेन ने क्रेमलिन को मिसाइल हमले से भी अधिक प्रभावशाली संदेश दिया। 3 साल से रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी कैदियों पर अकल्पनीय कृत्य करने का आदेश दिया है। इसमें यातना, बिजली के झटके और नकली फांसी शामिल थीं। उन्हें लगा कि अगर वे अपना गंदा काम छुप कर करें और फिर मॉस्को लौट जाएं, तो वे सुरक्षित रहेंगे। कल रात उन्हें पता चला कि वे कितने गलत थे। एक चौंकाने वाले ऑपरेशन में 2 युद्ध अपराधियों की हत्या मॉस्को के बीचों बीच कर दी गई। लेकिन पुतिन के लिए सबसे डरावना सिर्फ ये नहीं कि उनकी मौत हुई, बल्कि ये भी कि उनकी मौत कहाँ हुई। यह हमला ठीक उसी पार्किंग में हुआ जहां सिर्फ 24 घंटे पहले एक रूसी जनरल को उड़ा दिया गया था। रूसी सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से पंगु हो चुका है और यहां तक कि उनके शीर्ष प्रचारक भी एक कड़वी सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। अब रूसी कमांडर अपने घरों में जितने सुरक्षित हैं, उससे ज्यादा वे मोर्चे पर सुरक्षित हैं। तो चलिए पहले उस न्याय को देखते हैं जो दिया जा रहा है, यानी अपराध को। पिछले 3 वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय जांचों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि रूस ने यूक्रेन में व्यवस्थित युद्ध अपराध किए हैं, खासकर युद्ध बंदियों और नागरिकों के खिलाफ। इन अपराधों में यातना, बिजली के झटके, गंभीर पिटाई, नकली फांसी, यौन हिंसा, भूखमरी, चिकित्सा देखभाल से वंचित करना और लंबे समय तक बिना संपर्क के हिरासत में रखना शामिल है। यूक्रेनी युद्धबंदियों और नागरिकों ने बताया है कि उन्हें तहखानों, जेलों और अस्थायी हिरासत स्थलों पर रखा गया, जहां दुर्व्यवहार आम बात थी, कोई अपवाद नहीं। संयुक्त राष्ट्र, टा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सभी ने कहा है कि यह व्यवहार जिनेवा संधियों का उल्लंघन करता है, और क्योंकि यह व्यापक और संगठित है, यह न केवल युद्ध अपराधों बल्कि मानवता के खिलाफ अपराधों के बराबर हो सकता है। यह कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, यह रूसी सेना में एक लगातार पैटर्न को दर्शाता है और यह सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा करता है। यह क्रेमलिन से सीधा आदेश है। देखिए, जेलेंस्की ने पुतिन से वादा किया था कि अपराधियों को न्याय दिलाया जाएगा, और सोचिए क्या, जेलेंस्की उस वादे को बड़े स्तर पर निभा रहे हैं। 2 दिन पहले मॉस्को में एक रूसी जनरल की दिनदहाड़े हत्या हुई, और फिर कल 2 रूसी अधिकारियों जिन्होंने ये युद्ध अपराध किए थे को भी उसी जगह पर वही अंजाम मिला। यहाँ एक रूसी चश्मदीद बता रहा है कि ऑपरेशन कैसे हुआ। मैंने इसे सुना। मैंने दूसरी रात का लगभग आधा हिस्सा वहीं बिताया। खैर, मैं बैठा था, आराम कर रहा था। शाम के समय मैंने खिड़की से बाहर देखा और सुना कि कहीं जोर से कुछ टकराया। ठीक वैसे ही आवाज थी जैसी कुछ दिन पहले आई थी, बस कार के साथ थोड़ी धीमी थी। इसके अनुसार मैंने फिर उसी दिशा में देखा, साइड की दिशा में। पहले सुनने में आया था कि पुलिस के साथ कुछ हो रहा था। यहाँ और विवरण है। 23 और 24 दिसंबर की रात को मॉस्को में एक विस्फोट हुआ। यह एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किया गया था, जो उसी पार्किंग में खड़ा था जहां हाल ही में जनरल सरासावो की हत्या हुई थी। असल में यह कार उस स्थान से सिर्फ 300 मीटर या लगभग 1000 फीट दूर थी। रिपोर्टों के अनुसार कार खड़ी थी, तभी एक राहगीर ने उसकी खिड़की से विस्फोटक फेंका। 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों मारे गए पुलिस अधिकारी यही लोग थे। इन लोगों ने युद्ध के दौरान सबसे भयानक अपराधों के लिए जिम्मेदार थे। इसमें यूक्रेनी युद्धबंदियों को यातना देना शामिल है। तीसरी मौत उसी व्यक्ति की हुई जिसने खिड़की से बम फेंका था। जांचकर्ताओं के अनुसार विस्फोट से पहले स्थानीय लोगों ने पास में एक संदिग्ध को मास्क और हुड पहने देखा था, और फिर जांचकर्ताओं को एक और घरेलू विस्फोटक उपकरण मिला जो फटा नहीं था बल्कि विस्फोट स्थल के पास फेंक दिया गया था। ऐसा लगता है कि यह एक पूर्व नियोजित ऑपरेशन था और यह सफल रहा। इसका मतलब है कि रूस की राजधानी, रूस के सबसे सुरक्षित शहर में भी रूसी युद्ध अपराधी अब न्याय के हथौड़े से सुरक्षित नहीं हैं। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, रूसी प्रचारक भी इसे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। यहाँ हमारे पास रूस के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक है, जिनका रूस में सबसे बड़ा शो है, और कल उन्होंने बताया कि अब रूसी जनरल मोर्चे पर अपने घरों मॉस्को की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद सुन लीजिए। लगभग 1 साल में मार दिए जाते हैं। उन्होंने 1 साल में तीसरे रूसी जनरल को मार डाला। हमने अपने जनरलों को बैरक की पोस्टिंग पर नहीं भेजा। वे वैसे ही जीते रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। समीर, क्या तुमने किया?
कई सालों तक रूसी जनरल गरीबी में रहे। उनके पास घूमने के लिए कई अपार्टमेंट या ढांचा नहीं है। वे बहुत साधारण गाड़ियां चलाते हैं। वे बॉडीगार्ड रखने का खर्च नहीं उठा सकते। हम अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि जब हमारे अधिकारी घर पर हों तो उनकी सुरक्षा कैसे करें। कभी नहीं। पता चलता है कि वे वहां घर पर मोर्चे से भी ज्यादा खतरे में हैं। किसी ने जानकारी दे दी थी कि यह जनरल कहां रहता है, कौन सी गाड़ी चलाता है और उसकी रोज की दिनचर्या क्या है। क्या इन सभी लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाएगी? नहीं, व्यावहारिक रूप से हमारे पश्चिमी देशों और बाकी सबके साथ संबंधों में उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और बाकी सब कुछ रूसी व्यवस्था के नाकाम होने पर वह सही है। असल में पुतिन द्वारा बनाई गई व्यवस्था अब खुद के खिलाफ हो रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। रूस में व्यवस्था खुद को ही निगल रही है। यूक्रेन युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति पर पहली बार देशद्रोह का आरोप लगा है। 26 वर्षीय अंतोन क्रुतुवा के मामले की सुनवाई एक अदालत में हो रही है। यह पहला जात मामला है जिसमें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति देशद्रोह के मुकदमे में आरोपी बना है। कुरु सिस्टम का एक सामान्य उत्पाद है। किशोरावस्था से वह वफादार पुतिनवादी देशभक्त रहा है। यंग गार्ड के एक कार्यकर्ता, उन्होंने क्रेमलिन समर्थित परियोजनाओं में भाग लिया और रेड स्क्वायर पर अनैतिक रेजिमेंट में मार्च किया। 2022 में वह मोर्चे पर टैंक ब्रिगेड में कब्जाधारी के रूप में गया और जागरूक सेवा के लिए प्रशंसा भी मिली। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के अनुसार अब इस पुरस्कार के सभी विवरण आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। 2025 की शुरुआत से रूस में कम से कम 468 लोगों को देशद्रोह और जासूसी के मामलों में दोषी ठहराया गया है, जो पूरे आधुनिक युग के लिए एक रिकॉर्ड है। सभी ऐसे मामलों का अंत दोषी ठहराए जाने के फैसले के साथ होता है। 1999 में केवल एक बार बरी किया गया था। खैर, मुझे लगता है कि इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। या तो रूसी अभियोजक अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, या फिर पूरा सिस्टम ही इस तरह से बना है कि बेकसूर लोगों को भी गुलाग भेज दिया जाए। देशद्रोह के मामलों के बढ़ने का कारण है कि रूसी लोग अब पुतिन द्वारा शुरू किए गए युद्ध पर सवाल उठाने लगे हैं। वे अब क्रेमलिन द्वारा दिए गए डेटा पर भी सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि देखिए, क्रेमलिन का अपना झूठ अब मेल नहीं खा रहा है। हर साल अंत में क्रेमलिन रिकॉर्ड लामबंदी की घोषणा करता है। वे बताते हैं कि कितने रूसी स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुए। वे कहते हैं कि यह 5 लाख रूसी हैं या 4 लाख रूसी हैं, है ना? और फिर वे यह घोषणा करते हैं कि वास्तव में कितने रूसी मोर्चे पर लड़ रहे हैं। इस साल संख्या करीब 7 लाख थी। उन्होंने हताहतों की संख्या बताई, जो सही नहीं लगी, क्योंकि सोचिए, जो लोग लड़ रहे हैं, साथ ही हताहतों की संख्या सेना में भर्ती लोगों के बराबर होनी चाहिए। साथ ही जो भी शुरुआती संख्या थी, लेकिन वह संख्या मेल नहीं खा रही है। और यहाँ तक कि रूसी प्रचारक भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। मैं एसएमओ में सैनिकों की संख्या और उससे जुड़े कुछ गणितीय निष्कर्षों से शुरू करूंगा। कहा गया है कि एसएमओ जोन में करीब 7 लाख सैनिक हैं। साथ ही आधिकारिक आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। एसएमओ की शुरुआत में यह संख्या 4 लाख थी। यहाँ तुरंत एक सवाल उठता है, क्या इसमें डोनेट्स कोर्स शामिल है या नहीं? क्योंकि चलिए मान लेते हैं, चाहे उन्हें गिने या न गिने, हम जानबूझकर एक दिशा में झुकते हैं, उस दिशा में जिसे राज्य संरचनाएं कहा जाता है। 2022 के लिए 3 लाख अनुबंधित सैनिकों की अगली लामबंदी। मुझे अभी वह आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन इसे ढूंढा जा सकता है। साल 23 में 5,60,000, साल 24 और 25 में 4 लाख लोगों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 4 लाख से 4,11,000 अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए। कुल मिलाकर हमारे पास 2.2 करोड़ हैं। सवाल यह है, 7 लाख के अंतर को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि 1.5 लाख के बारे में क्या? तो वह यह सवाल कर रहे हैं कि 15 लाख रूसी पुरुष कहाँ गए। मुझे लगता है वे शायद उन सामूहिक कब्रों में हैं जो पुतिन मोर्चे पर खुदवा रहे हैं। उम्मीद है और रूसी लोग सच देखना शुरू करेंगे। तब तक हम इस चैनल पर सच दिखाते रहेंगे। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा। यूक्रेन में यह इतना आम हो गया है कि अब बच्चे बेसमेंट में जमीन के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं।
ऐसे में रूस के हमले पर बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से बेसमेंट में इन बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए उचित सुविधाएं नहीं हैं और वे जमीन के ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित पढ़ाने के लिए सही सुरक्षा नहीं है। इसी कारण इस थैंक्सगिविंग पर हमने यूनाइटेड 24 से संपर्क किया ताकि यूक्रेनी बच्चों के सुरक्षित सीखने के माहौल में मदद कर सकें। हम अपनी मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसे आप दान देकर समर्थन कर सकते हैं। आप लिंक या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर दान कर सकते हैं। QR कोड को कोने में रखा जाएगा। मैं जल्दी बताना चाहता हूं कि पैसा कहां जा रहा है। यह पैसा यूक्रेनी बच्चों को सुरक्षित और आरामदायक माहौल में पढ़ाई का मौका देने के लिए इस्तेमाल होगा। इसका मतलब सिर्फ बम, शेल्टर, पावर जनरेटर और बाकी वो सब चीजें नहीं हैं जो शिक्षा प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए जरूरी हैं। हम जिस संगठन यूनाइटेड 24 के साथ काम कर रहे हैं वह यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान शुरू हुआ आधिकारिक फंडरेजिंग संगठन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका एक साझेदार है जो वहां गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। सभी विवरण वेबसाइट पर हैं। अगर आप दान से पहले जांच करना चाहते हैं तो आपका दान यूक्रेन के भविष्य के लिए जरूरी चीजें खरीदने या बहाल करने में ही लगेगा। और बस याद रखिए, हर दान मायने रखता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हर चीज महत्वपूर्ण है। आप विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। एक बार जब आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो आपको अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। मेरे लिए यह 10, 24 या 50 दिखाता है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं करना चाहते तो आप अपनी पसंद की राशि भी दर्ज कर सकते हैं। यह 1, 10 से 100 या 1000 कुछ भी हो सकता है, जो भी आप दे सकें। फिर अगर आप चाहें तो एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं। आप गुमनाम रूप से दान कर सकते हैं या अगली स्क्रीन पर अपना नाम डाल सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप कैसे दान करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, वेनमो या गूगल पे। अपनी जानकारी दर्ज करें और आप तैयार हैं। फिर से कहूंगा, दान तभी करें जब सक्षम हों और उतना ही करें जितना कर सकते हैं। अगर आप दान नहीं कर सकते तो यह भी बिल्कुल ठीक है। आप बस लाइक या सब्सक्राइब बटन दबाकर या कोई कमेंट करके अपना समर्थन दिखा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वार्थी हूँ। अगर YouTube को ज्यादा एंगेजमेंट दिखता है तो वे वीडियो और लोगों को दिखाते हैं जिससे हमें ज्यादा डोनेशन मिल सकते हैं। मेरे पास सभी के लिए एक संदेश है, चाहे आप डोनेट करें या नहीं। सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर यूक्रेन के बारे में संदेश साझा करें, चैनल या वीडियो साझा न करें। क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो अगर मेरे किसी दोस्त ने अपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो साझा किया है तो मैं उस पर क्लिक नहीं करने वाला। लेकिन अगर वे किसी मुद्दे के बारे में जिसकी उन्हें परवाह है सिर्फ 2 या 3 वाक्य लिख रहे हैं तो मैं उसे जरूर पढ़ूंगा और मैं जरूर ध्यान दूंगा कि वे क्या कह रहे हैं। तो कोई वीडियो साझा मत करो, कोई चैनल साझा मत करो, बस यूक्रेन में जो हो रहा है उस पर अपने ईमानदार विचार साझा करो और जागरूकता बढ़ाओ। बस इतना ही। सभी को हैप्पी थैंक्सगिविंग। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।